Hello and welcome to Bawal Banking Classes. Before starting the video, please go through the copyright disclaimer that this video is for educational purposes only. तो आज हम लोग नाबार्ड सर्कुलर्स करने वाले हैं। नाबार्ड सर्कुलर्स में सबसे पहले हम ये बेसिकली आपके जो स्केल 2 स्केल 3 का पेपर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो आप आगे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारे रिसेंट सर्कुलर्स हैं जो कि हमने अप्रैल 2024 के बाद के उठाए हुए हैं, ठीक है। तो नाबार्ड ने कुछ एडवाइजरी दी है किसके संबंध में, साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। तो नाबार्ड ने जो प्राइमरली साइबर सिक्योरिटी को फोकस करते हुए क्या एडवाइजरी जारी करी है, इन्होंने बताया है कि जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए साइबर संबंधित जो भी रिस्क हैं उसके क्या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी को सुपरवाइज करने के लिए, और आरआरबी, स्टेट कोऑपरेटिव्स और डीसीसीबी यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके लिए एडवाइजरी उन्होंने दी है ना। जो एडवाइजरी है उन्होंने आउटलाइन किया है कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकते हैं और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो बैंक्स को अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि साइबर अटैक्स के लिए बैंक्स तैयार रहें या उनके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो उनसे फाइट आउट करने के लिए। जो मेजर्स हैं, जितने भी एडवाइजरीज हैं, उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जिससे कि जो बैंक का जो फाइनेंशियल और कस्टमर डेटा है, जो सेंसिटिव फाइनेंशियल और कस्टमर डेटा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज कंटिन्यूसली दी जा सकें जिससे कि स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप बना रहे या धीमे धीमे बढ़ता रहे। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे होगा, जो एडवाइजरी है वो डेवलप करी गई है नाबार्ड के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन CSIDE सेल द्वारा, जो कि जितने भी इंसिडेंट पास्ट में रिपोर्ट किए गए हैं RBI के द्वारा या NCIB के या सर्ट इन के द्वारा, इन सब के द्वारा जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए उन सबको एक ग्रुप करते हुए, मतलब उनके क्या क्या लेसन्स हैं, एक तरह से मॉडस ऑपरेंडी होता है, उस तरह से उसको यूटिलाइज करते हुए ये बनाया गया है। जो इशुएंस के बारे में बताया गया कि एक बार ये जो डेवलप हुआ है, ये एडवाइजरीज जो है ये डिसिप्लिनेट यानी प्रोवाइड करी गई हैं उन सारे बैंक्स को जिनको सुपरवाइज करता है नाबार्ड, और उसको ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू दिया गया है। इसमें डिटेल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस हैं किस संबंध में, साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। इसमें बैंक्स को कहा गया है कि ये एडवाइजरीज को डाउनलोड करेंगे कहाँ से, नाबार्ड के एंश्योर पोर्टल पर। एंश्योर पोर्टल क्या है ये हम लोग आगे भी देखेंगे, और उनको इस सारी जो भी एडवाइजरीज दी गई हैं इसको वेल विद इन टाइम कंट्रोल तरीके से अडेप्ट करना है और फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहा गया है कि जो इसकी कंप्लायंस है इन एडवाइजरीज की उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। बैंक्स को इन सिक्योरिटी मेजर्स को नाबार्ड को रेगुलर बेसिस पर इन्फॉर्म करना होगा कि वो क्या कंप्लायंस कर रहे हैं। जो रिपोर्टिंग है वो इसलिए करी गई है जिससे कि साइबर अटैक्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी हैं, जो साइबर अटैक्स हैं उनको कम किया जा सके और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आगे इंपॉर्टेंस बताया गया है कि जो नाबार्ड की जो एडवाइजरी है ये हेल्प करेंगी बैंक्स के साइबर संबंधित रिस्क को कम करने के लिए, जिससे कि बैंक के कस्टमर्स का डेटा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन संबंधित डेटा प्रोटेक्ट किया जा सके। रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए कहा गया है कि जो कंप्लायंस है इन एडवाइजरीज से संबंधित वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है बैंक्स के, और उन्हें अपनी कम्युनिटी में पूरा इसको ऑपरेशनल करना है, ठीक है। जो एडवाइजरीज हैं उनको वो प्रमोट करेंगे कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब साइबर सिक्योरिटी देखिए रोज़ नए नए तरीके आते हैं हैकिंग के या साइबर थ्रेट के, रोज़ नए नए तरीके लॉन्च होते रहते हैं। तो इसमें इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाएगा, मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उनको बार बार ले करके इनको रिवाइज किया जाएगा जिससे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स प्राप्त हो सकें बैंक्स को और जो साइबर थ्रेट है वो कम किया जा सके। इन शॉर्ट जो नाबार्ड की एडवाइजरीज हैं वो एक गाइडलाइन की तरह काम करेंगी जिससे कि बैंक की साइबर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ सके और बैंक में जो रिस्क है वो कम हो सके, लोगों का ट्रस्ट इस पर बढ़े, रिलायबिलिटी इस पर बढ़े और फाइनेंशियल सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सके। ये एक तरह से इंडिया की रूरल बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित साइबर थ्रेट से लड़ने का एक तरीका है। अब बात करते हैं मॉडिफाइड ISS यानी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की, जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए टारगेट किसको किया है, फार्मर्स को। देखिए आप सब लोग ऑलरेडी 2 और 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब बैंक्स में हैं, आपको पता है ISS क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो आप KCCs में करते हैं, जो आप लोन्स में करते हैं, जो फार्मर्स को आप सबवेंशन देते हैं 3% का, आपको पता होगा वो होता है ये, ठीक है। उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या किए गए हैं। एक तो चीज़ ये है कि जो स्कीम है वो पहले जो ऑफ़र करता है, जो इंटरेस्ट रेट वो कितना ऑफ़र करेगा, 1.5% पर एनम RRBs को अपने खुद के फंड से, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, मतलब क्रॉप लोन्स के लिए और वर्किंग कैपिटल जो एग्रीकल्चर का होगा, साथ ही साथ AH यानी एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए, फिशरीज़ के लिए 1.5% का।
इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट क्या है, जो फार्मर्स समय से रिकवरी मतलब जमा करेंगे पैसा, अपनी फसल क्रॉप डिस्पोज ऑफ होने के बाद जब वो अपना पैसा जमा कर देते हैं अगर समय से टाइमली वेल विद इन टाइम, तो उनको क्या होगा 3% का सबवेंशन मिलेगा। तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 4% का हो गया। अब देखिए इसको, ये बहुत टेक्निकल है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने किसी किसान से 8.5% रखा है, ठीक है, तो 8.5% में 1.5% तो वैसे ही आपको मिल जाएगा सबवेंशन, ठीक है। उसके बाद 3% अगर समय से किसान ने जमा कर दिया तो किसान को सबवेंशन मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट जो किसान को ये रेट है वो कितना पड़ेगा, 4% पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मेन इस पूरे कॉन्सेप्ट है। तो 1.5 और 4 और 4.5 ऐसे याद रखिएगा कि किसान के लिए इफेक्टिव कितना हुआ, 4 हुआ, सबवेंशन 3 का हुआ, और 1.5% का जो है पर एनम का वो आरआरबी को ओन फंड से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट बेनिफिट्स में बताए गए हैं कि जो फार्मर्स हैं अगर उनको अपना जो प्रोड्यूसिंग जो भी उन्हें पैदा किया है जो भी फसल, वो अगर वेयर हाउस में रखना है तो वेयर हाउस की रिसीट लगा करके उसमें 6 महीने तक का एक्सटेंशन और ले सकते हैं पैसा जमा करने के लिए। कैलामिटी रिलीफ के लिए कहा गया है कि जो फार्मर्स हैं अगर उन पर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसके लिए अलग से उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी उन्हें, इसीलिए उनको मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन और रीपेमेंट इंसेंटिव इसीलिए दिया। रीपेमेंट इंसेंटिव क्या है, समय से पेमेंट करने पर इंसेंटिव यानी सबवेंशन देना। रिक्वायरमेंट क्या कह गई है कि इसमें बस ये कंपलसरी है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी मैंडेटरी है किसान के पास होना, तभी उसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। बैंक को क्या करना है, एक अपना पूरा डेटा जो है बेनिफिशरीज का वो मेंटेन करना है और उसको किस पर अपलोड करना है, किसान ऋण पोर्टल पर। यहाँ RIN जो लिखा है वो ऋण लिखा है, ठीक है। और ये भी इंश्योर करना है कि ISS बेनिफिट यानी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए आधार लिंक होना चाहिए किसान का। जो नाबार्ड ने ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए इन्हांस कर दी है कब, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के यानी 24-25 के लिए, 2024-25 के लिए। ये जो स्कीम है ये फार्मर्स को सपोर्ट करती है इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5% का, साथ ही साथ वो जो हमने मेन सबवेंशन बताया 3% का। किस लिए, क्रॉप लोन्स के लिए, वर्किंग कैपिटल्स के लिए, एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए, फिशरीज, डेयरी, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन जो होता है वो सब, इन सब के लिए ये चीज़ें दी गई हैं। लेकिन शर्त ये है कि 3 लाख से लोन नीचे का होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल एंड मार्जिनल फाइनेंस के लिए ये ध्यान रखिएगा। एडिशनल बेनिफिट्स आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किए कि अगर समय से रीपेमेंट करता है फार्मर तो 3% का एडिशनल बेनिफिट है, इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4%। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डिस्ट्रेस सेल यानी मान लीजिए किसी चीज़ के रेट कम है लेकिन किसान को बेचने की मजबूरी है, क्यों, क्योंकि उसको लोन, बैंक का लोन जमा करना है, तो डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए, जिससे किसान का नुकसान ना हो, ये भी फैसिलिटी दी गई है कि कम से कम 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा किसान को पैसा जमा करने के लिए, यदि वो किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो भी वेयर हाउसेज बनाए गए हैं उनमें अपनी फसल रखता है और उसकी रसीद ला करके बैंक को सबमिट करता है, ठीक है। तो ऐसे में उसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा जमा करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। कोई नेचुरल कैलामिटी हुई तो उसमें किसान को हेल्प की जाएगी और उसके लिए सब प्रोविजंस बनाए गए हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो मैंडेटरी है शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन्स के लिए। आपको पता है आधार लिंकेज कंपलसरी है, किसान रिपोर्ट अब अपलोड करना है। ये नीचे कुछ डेट्स दी गई हैं कि जो 2020-21 का ये स्कीम था उसका 7 जून 2024 तक सबमिट हो जाना चाहिए किसान रिपोर्ट पोर्टल के ऊपर। ये बहुत रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइमली रीपेमेंट प्रैक्टिसेस से बढ़ेंगी, प्रायोरिटी बढ़ेगी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किसान को प्राप्त होंगे तो वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं नाबार्ड के फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के लिए, किस लिए, रूरल कनेक्टिविटी के लिए। रूरल कनेक्टिविटी से संबंधित नाबार्ड का फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो इंटरनेट एक्सेस है रिमोट, देखिए रूरल का मतलब क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक्स को काम करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। उसमें सबसे मेन क्या है आज की डेट में, इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट एक्सेस रिमोट एक्सेस में प्रोवाइड करने के लिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड का हेल्प ली जाएगी। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को हेल्प किया जाएगा, HTS VSAT, डुअल LTE, SD-WAN। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डेट याद कर लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2027 तक ये स्कीम चलने वाली है। ये बेसिकली बैंक्स को हेल्प करेगा कि वो अपने पास इंटरनेट एक्सेस से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सकते हैं। पैसा कौन दे रहा है, नाबार्ड दे रहा है FIF से, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड से।
कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें? वो बैंक जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो या हिली रीजन में हो या स्मॉल टाउन्स में हो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बुरी है, ठीक है। बेनिफिशरीज कौन कौन है इसके? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेक्टर कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी इसके बेनिफिशरीज हो सकते हैं। आप देखिएगा सिर्फ यही चार है, इसमें एनबीएफसी वगैरह ऐड नहीं है तो उसको मत लीजिएगा, ठीक है। बैंक को इसमें क्या मिलेगा? 3 लाख तक का मिलेगा, जो पैसा है वो 3 लाख रुपए तक का मिलेगा, या फिर 90% कॉस्ट मिलेगी किस चीज़ की? जो उसको सेटअप करने में टोटल कॉस्ट लगी है। भाई इसको सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर पे जियो का कनेक्शन लगवाते हैं तो उसमें अगर आपने 5,000 रुपये दिए तो समझ लीजिए 4500 रुपये कौन दे देगा? FIM दे देगा। लेकिन ये घर के लिए बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है बैंक्स के लिए जो कि रिमोट एरिया में वर्क कर रहे हैं, हिली रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बुरी है। तो 3 लाख रुपए तक और 90% ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। जो भी इसमें कम होगा वो दिया जाएगा। इसमें क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूड होता है? जो सेटअप की कॉस्ट होती है मतलब इंस्टॉलेशन का वो, और 1 साल तक का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये नाबार्ड प्रोवाइड कर देगा बैंक्स को। जो बैंक है वो अपनी लिस्ट ऑफ जो भी जिन ब्रांचेस में भी ऐसी ज़रूरत है वो लिस्ट ऑफ ब्रांच के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड उसको अप्रूव कर देगा देखने पर कि इंटरनेट कितना बुरा है, उस हिसाब से बैंक उसको इंस्टॉल करवाएंगे अपने एंड से और बाद में नाबार्ड से पैसा क्लेम कर लेंगे। इसका मेन चीज़ क्या है कि जो बैंक है उनको रिपोर्ट करना है कि अब अगर उन्होंने अपना इंटरनेट अपग्रेड कर लिया तो उससे कस्टमर सर्विस कितनी बेहतर हुई या कितना इम्प्रूवमेंट आया ओवरऑल काम में, ये भी उनको बाद में बताना है। जो फाइनल रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है कि क्या किया गया, कितनी कॉस्ट लगी, उससे क्या क्या बदलाव हुए, ये सारे फाइनल रिपोर्ट में सारी चीज़ें जाएगी। जो ये पूरा प्रोजेक्ट है उसका मेन जो एम उसमें जो मेन जो कोर है वो ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है बैंकिंग के लिए, जिससे कि रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी इकोनॉमिक्स को बूस्ट मिल सके और उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो सके। अब बात करते हैं एंश्योर पोर्टल पे। एंश्योर अभी हमने इनिशियल डिस्कस भी किया था कि इनको अपना जो डिटेल्स हैं वो एंश्योर पोर्टल पर सबमिट करने पड़ते हैं। हमने आता है हमने सबमिट किया था, कैमल्स वगैरह में हमने डिस्कस किया है सब कुछ लास्ट वीडियोज़ में। तो एंश्योर क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि नाबार्ड द्वारा बनाया गया है। नाबार्ड का फॉर्म को पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हर प्रकार के डेटा को सबमिट करने के लिए एग्रीकल्चर संबंधित डेटा होता है, उसके लिए एंश्योर बनाया गया है। एंश्योर का देखिए फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। एंश्योर का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, ENSURE। इसका पर्पस क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करवाता है वो सारा डेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा नाबार्ड को। ये क्या करता है? ये जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करता है जिससे कि एक्यूरेसी बनी रहे और डेटा में जो भी डेटा है उसमें एक रूपता या समरूपता बनी रहे, सारा डेटा हेवायर नहीं होना चाहिए। डेटा की रिक्वायरमेंट्स क्या है? बैंक्स जो हैं उनको कहा गया है कि जितने प्रकार के रिटर्न्स हैं वो उन्हें एंश्योर पे फाइल करने हैं या सबमिट करने हैं। वो डिस्ट्रिक्ट संबंधित, ब्लॉक संबंधित, क्रेडिट कितना लोन डिसबर्स हुआ है उससे संबंधित, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, KCC संबंधित, सेल्फ हेल्प ग्रुप के संबंधित, JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के संबंधित, जिनके ब्रांचेस और ATM का डिटेल है, ये सब कुछ उन्हें कहाँ पे देना है? एंश्योर पोर्टल पर सबमिट करना है। रेगुलेटरी अलाइनमेंट क्या है इसका? जो भी प्लेटफॉर्म है ये RBI की गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को सपोर्ट करता है और जो भी इनिशिएटिव है जैसे एग्री स्टैक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह का, उन सबको भी सपोर्ट करता है और उनके साथ अलाइन करता है। जो बैंक्स हैं उनका एक यूनिक यूज़र ID होता है जिसमें मेकर चेकर एडमिन रहता है। आपको पता होगा मेकर चेकर कॉन्सेप्ट बैंक वालों को पता होता है, तो उसमें यूनिक यूज़र ID रहेगा, मेकर चेकर एडमिन का कॉन्सेप्ट रहेगा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा जो कि इनिशियल लॉगिन के बाद चेंज किया जा सकता है। जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली डेटा सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है। इसका जो वेबसाइट है वो दी गई है ensure.nabard.org, उस पर ये लॉगिन करके देखा जा सकता है या बैंक इसको यूज़ भी करते हैं। जो बैंक है, जो नाबार्ड है, वो इसके लिए कंटिन्यूसली टेक्निकल सपोर्ट भी बैंक्स को प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं रिवाइज मैकेनिज्म किसकी? एग्रीकल्चर क्रेडिट मॉनिटरिंग यानी एंश्योर 2.0, ठीक है। तो अभी एंश्योर हमने पढ़ा था, इससे हमने कैमल पढ़ा था, फिर ECAML पढ़ा था, ECAML सॉरी, इसमें ECAML में C स्टैंड्स फॉर कंप्लायंस, तो अब E स्टैंड फॉर इनहेंस। तो अब एंश्योर 2.0 का देखते हैं। एंश्योर 2.0 भी वही सेम चीज़ है, और उसमें क्या है, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अपडेट हो गई हैं, डेटा सबमिशन के जो मेथड है वो अपडेट हो गए थोड़े से। इसमें 6 तरह के रिटर्न्स इन्होंने बताए हैं फाइल करने के लिए। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक वाइज डेटा,
प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर संबंधित डिसबर्समेंट और स्टैंडिंग अमाउंट, किसान क्रेडिट कार्ड का डेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेटा, JLG और नंबर ऑफ ब्रांचेस ATM, ये सारा डेटा, इसको 6 टाइप में इन्होंने डिवाइड कर दिया। रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट है वो इसका ये है कि जो RBI की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो एग्री स्टैक इनिशिएटिव है, उन सबको इन्हें फॉलो करना है इस एंश्योर पोर्टल के थ्रू। एंश्योर पोर्टल 2.0 जो लॉन्च हुआ है वो डेटा सबमिशन के लिए है। वेबसाइट इसकी अभी वही है ensure.nabard.org। यूनिफॉर्म यूज़र ID बताई गई, सबका सेम है, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबका सेम है, kisan@1234, जो कि इनिशियल लॉगिन के बाद चेंज किया जा सकता है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए बताया गया। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन याद कर लीजिए, फिजिकल ईयर 22-23 और 23-24 में करना था, ठीक है। With this we have come to an end. Thank you so much for your time. Do like and share, and thank you for watching. If you have any doubts, please feel free to ask in the comment section, and if you have any suggestion, please feel free to provide. Thank you so much.